नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू प्रिंसिपल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी चेक बाउंस ट्रायल। जैसे कि टाइटल ऑफ द स्लाइड ही बोल रही है कि पार्ट पेमेंट अगर कोई करता है व्यक्ति जिसने लोन ले रखा था किसी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से या दूसरी पार्टी से, और उस लोन को क्लियर करने के लिए उसने एज ए सिक्योरिटी सर्टेन ब्लैंक चेक्स और मे बी प्री फिल्ड सिक्योरिटी चेक्स दूसरी पार्टी को सबमिट करे थे, तो उस केस में जब सिक्योरिटी चेक्स को एनकैश किया जाता है कंप्लेनेंट जिसने कि लोन प्रोवाइड किया था, तो इस केस में जिसने चेक साइन किए थे उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी आएगी। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ एनकैशिंग सिक्योरिटी चेक्स in a check bounce matter through this judgment which is pronounced by the Honorable Supreme Court in the matter of Dashrath Bhai Patel versus Hitesh Patel. Let us now go deeper into the facts of the case to understand the gravity of the principles which are used on daily basis in any check bounce trial. अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इस केस में लगभग 2012-2013 में ही जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था उसने लगभग 20 लाख रुपए बोरो करे फ्रॉम दी कंप्लेनेंट से। अब कंप्लेनेंट ने पोस्ट डेटेड चेक भी इशू कर दिया अराउंड सेम अमाउंट का 20 लाख रुपीज़ का इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। इन द मीन वाइल जो रिस्पोंडेंट था उसने लगभग 4,09,315 रुपये कंप्लेनेंट को दिए भी। ठीक है, अब जब 2014 में जब कंप्लेनेंट ने चेक को प्रेजेंट किया टू एनकैश दैट अमाउंट, जो कि सिक्योरिटी चेक ही था, उसको प्रेजेंट किया, पैसे नहीं मिले थे तो उसने उस सिक्योरिटी चेक को डाल दिया, वो चेक जो है बाउंस हो गया। एपिलेंट ने स्टैट्यूटरी नोटिस इशू करा, डिमांड नोटिस जो हम बोलते हैं सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट के अंदर। स्टैट्यूटरी नोटिस सर्व हुआ, उसके बाद रिस्पोंडेंट ने जो एक्यूज पर्सन है उसने रिप्लाई भी किया। हाउएवर जो रिस्पोंडेंट है जो कि एक्यूज्ड है उसने एक रिवाइज्ड रिप्लाई भी फाइल किया जिसमें उसने बोला कि लोन की जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज़ है। अब जब डिमांड नोटिस के बाद भी कंप्लेनेंट को पैसे रिसीव नहीं हुए तो कंप्लेनेंट ने अपना सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। लगभग 2016 में ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर दिया इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। कंप्लेनेंट इस एक्विटल ऑर्डर से एग्रीव्ड होने के कारण वो हाई कोर्ट अप्रोच किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस कंप्लेनेंट की अपील को डिसमिस कर दिया एंड अपहेल्ड द एक्विटल ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। अब टाइमलाइन समझने के बाद लेट अस क्विकली रिकैप कि इसके ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं। जो एपिलेंट था जो कि कंप्लेनेंट है और रिस्पोंडेंट जो कि एक्यूज पर्सन है वो दोनों आपस में रिश्तेदार थे। जो एपिलेंट का बेटा था वो रिस्पोंडेंट एक्यूज पर्सन की बहन के साथ शादी हो रखी थी। सो देयर वाज ए फैमिली डिस्प्यूट और ऑल्सो गोइंग ऑन बिटवीन द एपिलेंट सन एंड द फर्स्ट रिस्पोंडेंट सिस्टर ऑल्सो। सो कमिंग बैक टू द फैक्ट्स ऑफ चेक बाउंस मैटर, इसमें एपिलेंट ने स्टार्टिंग में 20 लाख रुपीज़ ही दिए थे, राइट। उसके बाद जो एक्यूज पर्सन है उसने ये बोला कि मैंने जो ये चेक इशू करके दिया था 20 लाख रुपीज़ का, वो मैंने एज ए सिक्योरिटी चेक इशू किया था बिकॉज जो मेरे सिस्टर और इनके बेटे के बीच में डाइवोर्स का मैटर का प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें हमने इनको जो पैसे दिए थे एज ए डाउरी और एज स्त्री धन वो अभी तक इन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी मैंने जो है इनको सिक्योरिटी चेक इशू करके दिया। अब कंप्लेनेंट ने सिक्योरिटी चेक को मिसयूज़ करके जब एनकैश किया तो ऑब्वियसली मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे और ये चेक बाउंस हो गया। लेकिन एनकैशमेंट से पहले कंप्लेनेंट को एक्यूज्ड ने लगभग 4,09,315 रुपये ऑलरेडी एज ए पार्ट पेमेंट दे दी थी। तो अब अगर हम बेसिक फैक्ट्स को कंसोलिडेट करें तो इट्स सिंपल कि मैंने चेक जो था 20 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक इनको फिल करके दिया था। मीनवाइल आई वाज कीप ऑन पेइंग पेमेंट्स टू देम पार्शली एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस। हाउएवर द कंप्लेनेंट हैज़ मिसयूज्ड दिस सिक्योरिटी चेक और उनको इन्होंने एनकैश कर लिया। दे नेवर considered that I have paid them already
₹4,09,315 prior to the encashment of this check. So now considering these basic facts, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के पास क्या क्या इश्यूज़ थे और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, लेट्स नाउ डिस्कस ऑन दीज एस्पेक्ट्स. सबसे क्वेश्चन पहला यही था, क्योंकि चेक के ऊपर जो अमाउंट थी वो 20 लाख रुपए लिखा हुआ था, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि ये एक एनफोर्सेबल लीगल डेट है या नहीं है. तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, because the accused has already paid 4,09,315 rupees back to the complainant, and that is why the complainant has failed to prove a legally enforceable debt of rupees 20 lakhs on the date of check presentation before the bank. दूसरा issue before the honorable court was part payment of 4 lakh rupees 9,315 rupees. तो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग आई कि yes, पेमेंट जो थी 4 लाख के करीब की, वो पेमेंट इट वाज मेड टूवर्ड्स द डेट ऑफ रुपीज़ 20 lakhs. थर्ड इशू, whether the check was issued for security or to discharge the liability of the debt. The Honorable Trial Court held that the check was issued for the security on the date the loan was borrowed. And finally, the fourth issue before the trial court was that whether जो statutory demand notice था वो 20 lakhs का जो था, whether that demand notice is a valid notice or not. Honorable Trial Court held that it is a invalid notice because it did not reflect the part payment and thus did not represent the legally enforceable debt. इन फाइंडिंग्स को लेके ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विटल का ऑर्डर दिया. अब aggrieved by this decision, the complainant went before the High Court. Let's now discuss the findings of the High Court. So Honorable High Court ने भी जो decision है accused person के favor में ही दिया, and the Honorable High Court dismissed the appellant appeal, upholding the trial court's acquittal. Reasons क्या थे? First reason is कि yes, जो part of the debt था, जो कि लगभग 4 लाख रुपए जो एक्यूज ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए थे, दैट वाज नेवर डिस्क्लोज्ड इन द डिमांड नोटिस, जिसके कारण डिमांड नोटिस इटसेल्फ वाज एन इनवैलिड नोटिस. ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एडमिटेड दैट येस, जो एक्यूज है उसने 4,09,315 रुपये मेरे को दिए हैं एज ए पार्ट पेमेंट टू द ओरिजिनल डेट ऑफ रुपीज़ 20 लाख. और ये पार्ट पेमेंट स्टैट्यूटरी नोटिस में, स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो नहीं आया. एंड मोस्ट क्रिटिकली जो चेक की जो अमाउंट थी वो 20 लाख रुपीज़ थी, दैट इज़ नाउ हायर दैन द अमाउंट विच इज़ लीगली एग्जिस्टिंग बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज पर्सन. सो इफ़ेक्टिवली जो अगर हम राउंड ऑफ करें, 4 लाख रुपया ऑलरेडी पार्ट पेमेंट दे दिया और ओरिजिनल लोन वाज 20 लाख रुपीज़, तो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपीज़ वाज ए लीगली इन्फोर्सेबल डेट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड एक्यूज पर्सन. लेकिन जो कंप्लेनेंट था उसने जो चेक जो कि सिक्योरिटी के लिए दे रखा था 20 लाख रुपीज़ उस पर लिखा हुआ था, उसको अनडेटेड था, उसको डेट डाला एज़ पर दी सो दैट बैंक में सबमिट किया जा सके, और उसको उसने 20 लाख रुपीज़ ही एनकैश करने की कोशिश करी, जो कि ऑब्वियसली बाउंस हुआ एंड दैट्स वाई दे वेंट टू द ट्रायल कोर्ट और अब हाई कोर्ट में. Obviously now High Court also have given a decision against the complainant, so a complainant जो है Honorable Supreme Court के पास जाता है, and that's where we will get to know the various basic principles when the part payment is being already made, और अगर हमने सिक्योरिटी चेक जो दे रखा है तो उस केस में कौन से डिफरेंट सिनेरियो में हमारे फेवर में जाएगा NI ट्रायल या हमारे अगेंस्ट में जाएगा NI ट्रायल, वो let us discuss and understand. And before going further also do have a quick look at our description section. हमने उसमें various types of issues को, जो कि चेक बाउंस मैटर्स में काफ़ी कॉमन इश्यूज़ होते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी है उन वीडियोस में. यू विल गेट द लिंक टू द प्ले लिस्ट and you can go through and enrich yourself with the knowledge in relation to the check bounce matters. So let us now go back to the Honorable Supreme Court findings.
सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सिचुएशन थी, दो कॉन्करेंट एक्विटल की फाइंडिंग्स थी, एंड सेकंड द की क्वेश्चन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज, जब किसी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऑलरेडी पार्ट पेमेंट हो चुकी है बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक और बिफोर द एनकैशमेंट ऑफ द चेक, देन इन दैट सिनेरियो क्या हम सेक्शन 138 एनआई के अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स आई और क्या प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करे, लेट अस नाउ गो थ्रू दोस। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो पहला इशू था, ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 व्हेन पार्ट पेमेंट इज़ मेड, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग वाज वेरी क्लियर कि जो सेक्शन 138 है वो तभी इन्वोक किया जाएगा व्हेन द चेक रिप्रेजेंट ए लीगली एनफोर्सेबल डेट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड प्रेजेंटेशन। इसका सिंपल शब्दों में मतलब यही है कि अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख का लोन लिया और मैंने 4 लाख जो थे पेमेंट कर दी, पार्ट पेमेंट कर दी, बचे 6 लाख, राइट। अगर तो चेक की अमाउंट 6 लाख रुपया है, राइट, तो देन 138 ऑफ द एनआई एक्ट विल बी इन्वोक्ड। बट अगर मैंने चेक की अमाउंट 10 लाख रुपीज़ ही है, तो देन इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। द सेकेंड इशू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज कि पार्ट पेमेंट अगर हमने कर दी बिफोर चेक इशुएंस डेट, राइट, बट आफ्टर द लोन वाज ग्रांटेड, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट येस दैट पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेक डेट। एंड फाइनली जो नेक्स्ट इशू था कि वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर द चेक फुल चेक अमाउंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट discuss into detail about the legality of the demand notice, whether it was a valid demand notice or an illegal demand notice. The Honorable Supreme Court did not enter into this area. Next is very critical for us to understand, which is effect of not endorsing part payment of the check. Let me discuss this finding in a detailed way with 3 circumstances. One is कि मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, और मैंने उसके अगेंस्ट अपना सिक्योरिटी चेक इशू कर दिया जिसमें आई हैव नॉट फिल्ड एनीथिंग, ओनली माई सिग्नेचर आर देयर, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सिनेरियो व्हेन आई डिड नॉट पे ए पेनी टू द कंप्लेनेंट। तो उस केस में द कंप्लेनेंट हैज़ कंप्लीट राइट टू यूज़ दैट check even when it is issued as a security check to encash the amount. But वो जो security check था that has to be submitted only after the expiration of the time period between the complainant and the accused person. सेकेंड सिनेरियो की बात करें कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, सिक्योरिटी चेक दिया और उसके ऊपर मैंने 10 लाख का अमाउंट लिख दिया, साइन कर दिए, डेट नहीं डाली। एंड मीनवाइल अगर मैंने पेमेंट उनको नहीं करी, तो इवन इन दैट सिनेरियो ऑल्सो द कंप्लेनेंट हैज़ कंप्लीट राइट टू एनकैश दैट पर्टिकुलर चेक because I am not paying to the complainant as per the agreed timelines. The complainant is fully empowered to use that check and submit it before the bank for the encashment. Now coming to the third scenario. इस थर्ड सिनेरियो में मैंने 10 लाख का लोन लिया, मैंने 4 लाख रुपए वापस कर दिए थे उनको पेमेंट में, लेकिन जब मैंने लोन लिया था तो उस समय जो सिक्योरिटी चेक जो दिया था उसमें मैंने 10 लाख रुपए लिख दिए थे। अब थिंक फ्रॉम द कंप्लेनेंट पर्सपेक्टिव। अब कंप्लेनेंट को पता है कि इस जजमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर कंप्लेनेंट इस चेक को बैंक में सबमिट करता है तो देन एज पर दिस जजमेंट एनआई 138 का केस फेल हो जाएगा, बिकॉज चेक बाउंस होगा एंड जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो ये जजमेंट सामने आ जाएगी कि बिकॉज नाउ द एग्जैक्ट debt between complainant and the accused is only 6 lakh rupees, not the 10 lakh rupees. तो इन केसेस में
कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए? द कंप्लेनेंट शुड अप्रोच द एक्यूज पर्सन एंड गेट एन एंडोर्समेंट of the accused person on the check itself, or maybe some writing, or maybe some agreement, or maybe some an admission from the accused person that yes, now the debt between the accused person and the complainant is 6 lakh rupees, and in case you do not release 6 lakh rupees after our agreement expires, then I am fully entitled to use this security check also to encash the amount. So in a nutshell, the Honorable Supreme Court gave us a direction that when the part payment is made, it must be endorsed on the check under section 56 of the NI Act. Presenting an unendorsed check for the full amount when only a reduced amount is legally due does not attract 138. अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में इसको समझें, जो कंक्लूजन्स यही थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तो अपहेल्ड किया एक्विटल ऑर्डर्स को, लेकिन जो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करे, लेट अस डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स. दीज आर वेरी इफेक्टिव प्रिंसिपल फॉर एनी चेक बाउंस मैटर. लेट अस क्विकली रिकैप दीज प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट 138 NI एक्ट का सेक्शन इन्वोक करने के लिए वी मस्ट रिप्रेजेंट ए लीगली एनफोर्सेबल डेट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और द प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक. चेक के ऊपर वही अमाउंट हो जो कि लीगली एनफोर्सेबल डेट हमारा बिटवीन द एक्यूज पर्सन एंड द कंप्लेनेंट हो. वो कम अमाउंट हो सकता है, लेकिन अगर लीगल डेट से ज़्यादा अमाउंट का चेक है तो यू आर बाउंड टू फेल इन ए चेक बाउंस मैटर. सेकेंड प्रिंसिपल इज इफ पार्ट पेमेंट इज डन बिटवीन द पीरियड व्हेन द चेक इज ड्रॉन एंड व्हेन इट इज़ एनकैश्ड अपॉन मैच्योरिटी, तब जो लीगल एनफोर्सेबल डेट है वो एज ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी पे जो होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि जो कि डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द चेक के टाइम पे जो डेट था उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा. सो इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, कि आपको जिस दिन चेक ड्रॉप करने जाने वाले हो, तो अगर कोई पार्ट पेमेंट आपको रिसीव्ड हो चुकी है एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फिल योर सेल्फ द चेक अमाउंट, देन पुट दैट अमाउंट ओनली विच इज़ इक्वलेंट टू द legally enforceable debt after considering the part payment by the accused person. Third principle is very critical. जब part payment आपने receive करी है, then you must endorse on the check as prescribed in the section 56 of the NI Act. अगर चेक जो कि endorsed है, अगर वो चेक, अगर endorsed चेक डिसऑनर हो जाता है, then only you will be able to invoke the section 138 of the NI Act and you will get success. Otherwise an unendorsed check को use करके you will not be able to get success in the NI trial. I hope this video would have helped you to understand that how the part payment is going to impact a check bounce matter and how the various security check, if the amount of the security check is not equivalent to the legally enforceable debt, then the complainant will have a tough time to get a success in the check bounce matters. And do share this video with your friends and with the other stakeholders who are going through a trial of the check bounce matter, that would help them to understand whether this judgment is applicable in their facts and circumstances of the case or not. And do not forget to like this video, share this video and subscribe to this channel to remain updated about the various check bounce issues. We will keep on updating various judgments. We will keep on adding outputs from these judgments and how the businesses can learn from these judgments. And thank you very much for going through this video.
जय हिंद।